विभुआन और अपनी बात रखें। अनवर मुख्य अतिथि महोदय। सर देखो सर जोड़े के सर मुख्य अतिथि। हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हेलो। हाँ सर आ रही है बात सर। हाँ जय भीम जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज का विषय प्रथा विरुद्ध आंदोलन आवश्यक। अपने 25 बिंदुओं पर अलग अलग तरीके के वेबिनार में संगोष्ठी हो रही है। उससे लोगों में अच्छी सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए तथा तथागत बुद्ध को मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विशिष्ट तथा विशिष्ट अतिथि माननीय लक्ष्मण हिंदेव जी दादर नगर हवेली और हमारे संचालन कर रहे हमारे माननीय संतोष राजुरिया जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और साथ ही हमारे सारे राज्यों से सर्व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, उपासक उपासिकाएं, सबको मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा, इस मुद्दे को मैं रखता हूं थोड़े शब्दों में। जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में वो प्रचलित थी। एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले का ना होकर किसी और का, मतलब जमीन का होता था। जो खेती करने वाले से कर वसूलते थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी यह प्रथा समाप्त कर दी गई। भारत में जागीरदार और जमींदार, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस, ये रूरल विभागों में होता था। न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार भी होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व का अधिकार होता है। जमींदारी प्रथा को कल के दिन यानी 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, तभी चौधरी चरण सिंह ने इस उत्पीड़न को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाकर श्रेष्ठतम काम किया। शोषण से मुक्त हुए किसान भूमिधर बन गए। 29 मई 2014 पंडित भगवंतराव मंडलोई खंडवा के थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म किया और हिंदू मुस्लिम की एकता को भी बनाए रखा। इसके लिए प्रदेश के जमींदारों से मिलकर सीलिंग एक्ट को भी लागू किया। जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन 1942 के आंदोलन में नागपुर
जेल में रहकर, नागपुर के जेल में रहकर नगर पालिका चुनाव भी जीता था तथा राजस्व संहिता को भी उन्होंने व्यवस्थित करने के लिए भी बहुत प्राणायाम पर काम किया। 1937 को खंडवा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। वे सांप्रदायिकता की मिसाल थे। उन्होंने शहर में सद्भावना का माहौल बना दिया था। कोई दंगा शहर में नहीं होते नजर आया था। इस तरह के पंडित भगवंतराव मंडलोई एक अच्छे इंसान के तौर पर इस प्रथा के विरोध में उन्होंने काफी अपना योगदान दिया नजर आता है। उसी तरह निजीकरण का भी एक अलग मुद्दा है। इस जमींदारी प्रथा अपना देश स्वतंत्र होने के बाद में खत्म हुई, लेकिन जमींदारों की जो मक्तेदारी थी वो उस समय बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ गई थी। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग भी इस देश में होते थे, जिसकी वजह से ये प्रथा भी खत्म होते नजर आई। उसी तरह निजीकरण ये भी एक व्यवसाय है, उद्यम है, एजेंसी है या सार्वजनिक सेवा है। इसके स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र ये भी एक प्राचीन ग्रीस जो देश था, निजीकरण का एक लंबा इतिहास हमें नजर आता है या पढ़ने में वो दिखता है। जब सरकारों ने लगभग सब कुछ निजी क्षेत्र को अनुबंधित कर दिया था, तो इसी तरह रोमन गणराज्य में भी इसी तरह का निजीकरण का काम हुआ था। इसकी वजह से उनको कर संग्रह करना, सैन्य आपूर्ति, धार्मिक बलिदान और निर्माण सहित अधिकतर सेवाएं निजी व्यक्तियों द्वारा और कंपनियों द्वारा दी जाती थी। हालांकि स्वामित्व वाले उद्यम भी उन्होंने बनाए थे। उदाहरण के तौर पर अधिकांश अनाज का उत्पादन अंततः सम्राट के मतलब स्वामित्व वाले भूसंपत्ति पर होता था। जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी उनके पास होता था। ब्रिटेन में भी आम भूमि के निजीकरण को बाड़े के रूप में संदर्भित किया जाता था। इस प्रकार महत्वपूर्ण निजीकरण उस देश में औद्योगिक क्रांति के समकालीन 1760 से 1820 में ये नजर आता है। अभी हाल में विंस्टन चर्चिल की सरकार ने 1950 में ब्रिटिश इस्पात उद्योग का निजीकरण किया था। ये हाल की मतलब 1950 चल रही। बहुत सारे देशों ने ये करके देखा है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त निजीकरण और सरकारी उद्योगों का पुनर्ग्रहण, सरकारी उद्योगों का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार को अवसर मिल सकता है, ऐसा नजर आया। रूस में भी, लैटिन अमेरिका में निजीकरण के साथ राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की बिक्री में बड़े पैमाने पर यह होता हुआ नजर आया। राजनीतिक ढंग वाले लोगों ने अनुचित ढंग से बड़ा धन प्राप्त किया, इसलिए निजीकरण बदनाम होता नजर आया। इसलिए मुझे लगता है सार्वजनिक उपयोगिता सारे उद्यम या सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में रह सकते हैं और एक निजी लाभ रहित संगठन उद्यम का प्रबंधन कर सकते हैं। नियंत्रण नगर निगम सरकार को स्थानांतरित करना, सरकार नई कंपनी के शेयरों में काफी संस्था अपने पास रख लेती है, उसे अवरोधक हिस्सेदारी कहते हैं।
इससे जीडीपी, जो जीडीपी के बारे में कहा जाता है, इससे जीडीपी में एक बार की वृद्धि, उसमें सुधारे हुए प्रोत्साहनों के माध्यम से नया करने और लागत कम करने के साथ आर्थिक विकास की दर बढ़ने की भी वृद्धि होती नजर आती है। इनमें उद्योगों में विनिर्माण और खुदरा बिक्री आमतौर पर इन दक्षता लाभों के साथ सामाजिक लागत भी संबंधित है। सरकार के उचित समर्थन द्वारा पुनर्चिंतित और संभवतः पूर्व प्रशिक्षण के माध्यम से निपटा जा सकता है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये सारे कारणों से ऐसा नजर आता है। संबंधित सुधारों जैसे पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही, एक बेहतर लागत लाभ विश्लेषण, बेहतर आंतरिक नियंत्रण, नियामक प्रणाली, बेहतर वित्त पोषण, एक विवादास्पद मुद्दा है। जो निजीकरण का मुद्दा है, ये विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन ये निजीकरण में से ये कुछ लाभ हमें जिस देशों में ये हो रहा है या हुआ था, ये नजर आता है। जिस देशों में या राज्यों में जाति व्यवस्था नहीं है, जिस देशों में और राज्यों में जाति व्यवस्था नहीं है, वहां ये अच्छी तरह काम इस निजीकरण के माध्यम से हमें बढ़ता हुआ नजर आता है उन्हीं देशों में। लेकिन हमारे देश में जैसे मैं एक बता सकता हूं कि जिस देशों में या राज्यों में जाति व्यवस्था नहीं है, वहां पर यह फायदा दे सकती है निजीकरण। लेकिन जिस देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भेदभाव, ऊंची नीचता है, वहां पर देश को फायदा पहुंचाने के बगैर नुकसान ज्यादा हो सकता है। जिस देश में लोकशाही प्रगत है, वहां पर देश की मालमत्ता, अर्थव्यवस्था और माल की हक सरकार के ताबे में है, तो सर्वसामान्य लोगों को न्याय, रोजगार और उन्नति, विकास करने में फायदेमंद साबित होती नजर आती है। उसमें लोगों का विकास, उद्धार, वो भी होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर सारे उद्योग सरकारी या निम्न सरकारी भांडवलदारों के हाथों में दे दिया तो विषमता ही नजर आएगी। क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था, इसके आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, उच्च नीचता के आधार पर लोगों का चयन होता है। इसलिए उनमें ये विकास का दायरा या उद्धार का दायरा नजर कम आता है। लेकिन अगर सारे उद्योग सरकार के हाथ में रहें तो कुछ बात बहुजनों के बारे में हक में हो सकती है। बहुजन समाज के लोगों की उन्नति हुए नजर नहीं आएगी। कुछ लोगों का फायदा हो सकता है, लेकिन अधिकतर नुकसान ही नजर आएगा। देश में समता प्रस्थापित न हो, इसलिए विरोधी विचारधाराएं हमें काम करते और उसी के लिए प्रयत्न करते हुए नजर आती है। हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। खासगीकरण का दूसरा उदाहरण अगर दिया जाए तो देश में सारे मंदिर खासगी मालिकी के हक में है। वहां पर सरकार के बजट से, सालाना बजट से भी 10 गुना वहां अर्थ यानी सोना, चांदी, पैसा सारा नजर आता है।
और वहां पर डर की कोई गुंजाइश नहीं। उस वजह से बहुजन समाज के लोग अपने कमाई का हिस्सा वहां रोजाना डालते हैं। सरकार वहां कुछ नहीं कर सकती है। खाजगी शिक्षण संस्था भी और बड़े बड़े उद्यम भी, बड़े बड़े उद्योग भी, कारखाने सभी ज्यादातर 80% खाजगी ही है। इसका परिणाम बहुजन समाज के बच्चे और युवा पीढ़ी इसी पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते, अच्छी शिक्षा ले नहीं पाते। परिणाम क्या होता है? गरीबी, भूखमरी, बेड़बिगारी, मजदूर, यही होना पड़ता है। पैसे वाले के बच्चे ऊंची शिक्षा और अच्छे शिक्षा संस्था में पढ़ सकते हैं और वहीं शासन प्रशासन में ज्यादा हमें नजर भी आते हैं। बड़े बड़े राजकीय लोगों के ही शिक्षण संस्थाएं हमें देश भर में नजर आती है। यह सब सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती है। इसी तरह राजकीय क्षेत्र में भी खासगीकरण या निजीकरण का मामला हमें नजर आता है। जो ज्यादा पैसा देगा या ज्यादा खर्च करेगा उसी को टिकट दी जाती है और वही विधायक बनते हैं, वही खासदार बनते हैं। उनको चुन के लाने में भी हिस्सेदारी होती है। इसलिए नैतिक और स्वाभिमानी हमारा देश का विकास या भावना जागरूक होने के बजाय मैं और मेरा की भावना ज्यादा जागरूक होती नजर आती है। इसलिए असमानता, विषमता, बेकारी, बेरोजगारी ज्यादा नजर आती है। इससे देश का विकास होने के बजाय मुट्ठी भर लोगों का विकास होता नजर आता है। इसलिए विरोध में आंदोलन की आवश्यकता हमें नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि इसके विरोध में आंदोलन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है किसी और को ना लगे, लेकिन मुझे लगता है देश में अनेकों विद्वान, ईमानदार और नीतिमान लोग भी हैं, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता। जनता को गुमराह करके रखना यह भांडवलदार जातिवादी लोगों का काम है और वो करते हैं। उनका काम वो है, वो दिन रात यही करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग खुद को समझने की, पहचानने की बहुत बड़ी जरूरत है। अच्छे लोग शासन प्रशासन में जाएंगे तो सबका विकास भी होगा और सबका साथ भी मिलेगा और देश प्रगति पथ पर भी जाएगा। खुशहाली भी हर जगह नजर आएगी, लेकिन यह होने नहीं देते, इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हमारे अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष इस पर कुछ अपनी बात रखेंगे, ऐसा मैं उनसे विनती भी करता हूं और मेरे इन बातों को, मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।